नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ENN। आज क्लास 10th की पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी क्लास 10th पॉलिटी का। आज समझेंगे फेडरलिज्म क्या होता है और मेनली हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें हम लोग पावर को डिवाइड कर देते हैं। अब ये पावर हम किसके बीच में डिवाइड करते हैं? तो ये पावर हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। आसान भाषा में अगर बोलें तो एक हमारी नेशनल गवर्नमेंट होती है, तो नेशनल गवर्नमेंट अपने कुछ पावर्स को अलग अलग राज्यों की सरकार को, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट में बांट देगी। ठीक है, तो हमारी नेशनल गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ अपनी खुद की पावर्स होती हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में फेडरलिज्म देखने को मिलता है। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, जो बिल्कुल केंद्र में रहेगी किसी भी देश के। सेंट्रल अथॉरिटी मींस हमारी नेशनल गवर्नमेंट हो गई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स जैसे कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे फेडरलिज्म की फीचर्स के बारे में। अब ये फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं इनको भी हम देख लेते हैं। फेडरलिज्म का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो वो तो होता है संघवाद। अलग अलग संघ आपको देखने को मिलते हैं फेडरलिज्म में। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स की। तो दोस्तों, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का सबसे बड़ा फीचर कि मिनिमम 2 गवर्नमेंट आपको किसी भी कंट्री में देखने को मिलेगी और 2 से ज्यादा गवर्नमेंट भी देखने को मिल सकती है। Different tiers of government govern the same citizens, but each government have power independent of the other। यहाँ पे बताते हैं कि गवर्नमेंट के अलग अलग टायर्स होंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम कर रही है। लेकिन ये दोनों ही गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम सिटीजन्स के लिए ही काम करेंगी, हम ही को गवर्न करेंगी। लेकिन हर गवर्नमेंट की कुछ पावर अलग होंगी, कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स होंगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा कुछ ज्यादा पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए, जिसको वो यूज करती है और कुछ नियम वगैरह बना देती है और उस स्टेट के लोगों को अपनी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताते हैं कि अगर हमको हमारे संविधान के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उनको अगर बदलना है तो हम बदल तो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक गवर्नमेंट कभी भी फंडामेंटल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमारी मेन बातें होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, उनको चेंज नहीं कर सकती। अगर आपको चेंज करना है तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों हमारे हाउसेस में सहमति होना चाहिए, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर पाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले दम पर हमारे संविधान में चेंजेस नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अलग अलग स्टेट से भी लोकसभा में और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचते हैं, तो वो उस पर एग्री नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अपने दम पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती हमारे संविधान में। सभी की सहमति बहुत जरूरी होती है। बात करते हैं जुडिशियरी की। हमारा जो जुडिशियरी है, जैसे कि हम बात करें हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट्स हो गए अलग अलग स्टेट्स के, और जितने भी हमारे सेशन कोर्ट्स वगैरह हो जाते हैं, हमारे जो शहरों में जो नॉर्मल कोर्ट्स वगैरह रहते हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं जुडिशियरी का पार्ट होते हैं। तो जो हमारी जुडिशियरी होती है ये प्रिवेंट करती है, ये बचाती है कि अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, किसी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी मतभेद क्रिएट ना हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी जुडिशियरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जुडिशियरी का एक इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब अगर हम आप किसी शहर में रह रहे हैं, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है या फिर आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया है, तो आप कहां पे जाएंगे अपनी बात रखने? आप जाएंगे अपने शहर के जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, आप वहां पे जाएंगे और अपनी अर्जी लगा देंगे कि भैया मेरे साथ बेईमानी हो गई, तो आपका केस लड़ा जाएगा। अब आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी बात पर कहासुनी हो जाए या फिर वो लोग एक दूसरे की बात नहीं माने, तो फिर उनको कौन उनकी जो प्रॉब्लम है उनको कौन सॉल्व करेगा? कौन बोलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट का कहना सही है, कौन सी गवर्नमेंट का कहना गलत है? तो इस मामले में जुडिशरी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती है और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर किसी बात पे मतभेद हो जाए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, उसके साथ साथ कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग 2 राज्यों की सरकार में भी कई बार किसी चीज को लेकर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं वो लोग, तो उस केस में भी जुडिशरी में वो लोग जाते हैं
एंड फाइनली जुडिशरी एक फाइनल डिसीजन देती है जिसको उन दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना पड़ता है। तो जुडिशरी बहुत सपोर्ट करती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर दो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की, तो ये भी अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट्स काम करती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या फिर हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, पंचायत हमारी होती है, हमारी म्युनिसिपैलिटी होती है, तो ये ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस क्षेत्र से आने वाला जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो रेवेन्यू वहां से आप अर्न कर रहे हैं, आपकी जो जिस एरिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से यूज करेगी। एग्जांपल मैं बताता हूं कि हमारे टैक्स में कुछ हिस्सा आपने देखा होगा कि हम लोग अपने आसपास की सफाई के लिए भी कुछ पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो रेवेन्यू होता है ये कहीं ना कहीं किसके पास जाएगा, ये म्युनिसिपैलिटी के पास जाएगा। कुछ चीजों में हम जो अपना टैक्स पे करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है, और कुछ जो हमारे टैक्सेस जो हम लोग पे करते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सब कुछ डिसाइडेड होता है कि कौन सा सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू किस गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, किस गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये इस पॉइंट में हमको बता दिया यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम लोग देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ फेडरेशंस को। तो दो तरीके से आपको फेडरेशंस देखने को मिलने वाली हैं। एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, एक होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो पहले हम देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होती हैं। यहाँ पे बताते हैं द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। देखिए दोस्तों, एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंट्री थी, उस कंट्री में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गवर्नमेंट अपना अपना काम करती थी। फाइनली उन सभी ने एक दिन ये डिसीजन लिया कि वो सब कमिंग टुगेदर से आप समझ सकते हैं वो सब एक साथ आएंगे और एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करेंगे जिसको वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। एक वो सबसे बड़ी यूनिट है इसलिए उसको हमने बोल दिया बिगर यूनिट, और ये पूरी कंट्री के लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में गवर्नमेंट बटी हुई थी, अलग अलग क्षेत्रों पे गवर्नमेंट अपना अपना रूल कर रही थी, और फाइनली सभी गवर्नमेंट्स के लोग सारी गवर्नमेंट्स मिलती हैं, डिसीजन लेती हैं कि हम सब मिलके एक फेडरेशन बनाएंगे, एक महासंघ बनाएंगे जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानेंगे, और पूरी कंट्री पे तो हम लोग अब रूल करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो गवर्नमेंट्स बटी हुई थी वो सब एक होके एक गवर्नमेंट बन गई। अब एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें क्या होता है, एग्जांपल देख लीजिए कि एक कंट्री थी पहले, अब उस कंट्री में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं थी, कोई भी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट काम करती थी जिसको इन लोगों ने नाम दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड फाइनली एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसीजन लिया गया कि हमारे देश में अलग अलग जो राज्य हैं उनकी भी एक खुद की सरकार होना चाहिए, जिनके पास हम लोग कुछ पावर्स बिल्कुल उनको सौंप देंगे कि आप इस काम के लिए आपको पूरी छूट दी जाती है कि आप अपने राज्यों में, अपने क्षेत्र में इस पे आप पूरा डिसीजन ले सकते हैं। फाइनली उन लोगों ने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स A large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. फाइनली जो अलग अलग स्टेट्स है और जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके के फेडरेशन को, इस तरीके के महासंघ को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो अभी हमने देखा काइंड्स ऑफ फेडरेशन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर अनदर टॉपिक, What makes India a federal country? हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारे भारत देश के संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो इसमें सिर्फ दो चीजों का जिक्र किया गया था। यहाँ पे हम बता रहे हैं टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमको जब हमने बनाया तो बोलता है कि हमारे देश में दो टायर सिस्टम होगा गवर्नमेंट का, एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि रिप्रेजेंट करने वाला था हमारी यूनियन ऑफ इंडिया को, और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी। एंड लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। उसके बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद हमारे भारत देश में फाइनली थर्ड टायर फेडरलिज्म का स्टार्ट कर दिया जाता है, संघवाद को स्टार्ट कर दिया जाता है। एंड फाइनली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को। पंचायत अपना काम गांव क्षेत्रों में करती है और म्युनिसिपैलिटीज का काम रहेगा लोकल एरियाज में, सिटीज वगैरह में म्युनिसिपैलिटीज देखभाल करेगी उस शहर की। तो फाइनली अब हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म है वो तीन टायर में देखने को मिलता है, नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट,
उसके बाद हम लोग बात करें तो आती है स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग स्टेट्स पे अपना काम करने वाली गवर्नमेंट्स। एंड फाइनली उन स्टेट्स में भी डिवाइड हो जाते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनके लिए हो जाती हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। 3 टायर सिस्टम हो चुका है अब हमारा। एंड फाइनली अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पावर्स को डिवाइड किया गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे बात निकल के सामने आती है 3 लिस्ट के बारे में। तो इन 3 लिस्ट को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो अब देखते हैं कि क्या है ये लिस्ट और किस तरीके से यहाँ पे हमने पावर्स को शेयर किया है। दोस्तों यूनियन लिस्ट को हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें उन चीजों की हम बात करते हैं जिनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे पूरे नेशनल लेवल पे होती है। तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सबसे प्यारा एग्जांपल इसका हमारी कंट्री के डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, हमारे देश की सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें, तो हमारी देश की सुरक्षा में लिया जाने वाला हर एक डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। हमारे देश की नेवी, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की एयरफोर्स, ये सब किसकी बात सुनेगी? ये सब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनेगी, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट की। अब स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट में किसकी बात करेंगे हम लोग स्टेट लिस्ट में उन मैटर्स की बात करेंगे, उन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लोकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट की अपनी खुद की एक पुलिस होती है, एक पुलिस की पूरी एक टीम होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस हो गई, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस हो गई, हाँ, पंजाब की बात करें तो पंजाब पुलिस हो गई। तो ये जो पुलिस है यहाँ पे, इनका जो शक्ति है, इनकी जो शक्तियां, इनकी जो पावर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर ही रहेंगी। अगर मध्य प्रदेश पुलिस चाहे भी तो वो बाहर किसी स्टेट में जाके बिना कोऑर्डिनेशन करे काम नहीं कर सकती, उसको परमिशन लेनी होगी वहां की पुलिस से, वहां की गवर्नमेंट से। अब एक आती है कंकरेंट लिस्ट। तो दोस्तों जब कुछ ऐसी चीजें अभी हमको मिली जिससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि ये नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस रखता है कि ये स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो हम लोगों ने इसको कॉमन इंटरेस्ट समझा। हमने सोचा कि ये दोनों को हम बराबर मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को डाला जो कि जिसके ऊपर अगर हम नियम बनाए तो वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके ऊपर नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, साथ ही साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी उनके ऊपर कानून और नियम बना सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका एजुकेशन हो गया। आप देख सकते हैं हम हमारी हर स्टेट में आपको एक एजुकेशनल बोर्ड देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ मध्य प्रदेश वी हैव मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एमपीबीएसई हम लोग इसको बोलते हैं। नेशनल लेवल पे आपको चाहे तो आपको सीबीएसई बोर्ड देखने को मिल जाएगा। सभी कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए बहुत काम करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट पे जो नियम है वो एक स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, और कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट के लिए काफी सारे नियम बना देती है। ट्रेड यूनियंस हो गई, मैरिज हो गई, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। तो इन मैटर्स पे कंकरेंट लिस्ट में ये मैटर्स आते हैं। दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवा सकती हैं। चलिए अब देखते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर वो चीज, हर वो मैटर, हर वो सब्जेक्ट जो कि आपको यूनियन लिस्ट में नहीं दिखता, स्टेट लिस्ट में नहीं दिखता, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं दिखता, वो आपको मिल जाएगा रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बनाए जाने वाले नियमों की, अगर हम लोग बात करें ई कॉमर्स से रिलेटेड नियमों की, तो ये सभी रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स का हिस्सा होते हैं। बिकॉज जैसे कि हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में हम लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ नियम हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेंगे रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में। तो इस तरीके से, और समय के साथ साथ कभी कभी कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती है जिन पे हम लोगों को नियम बनाने पड़ते हैं, तो उनको भी हम लोग रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट के अंडर में रहकर नियम बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पावर को किस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है। आगे देखते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, कि क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको हमारे इंडियन फेडरेशन में देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बता देते हैं कि ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स। हमारे देश में अलग अलग जो भी स्टेट्स है उनकी सबकी इक्वल पावर्स नहीं है। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बस अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि हर स्टेट की पावर्स अलग अलग होती है, किसी की पावर बराबर नहीं है। सेकंड पॉइंट में बता दें कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से पावर शेयरिंग में चेंजेस नहीं कर सकता। दीज चेंजेस नीड द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट
2/3 मेजोरिटी। देखिए दोस्तों, अगर पार्लियामेंट को जो पावर जिस तरीके से आज हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में जो पावर शेयर करी जाती है, तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो पावर को, अपनी पावर शेयरिंग को ऐसे ही नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, अगर चेंजेस कुछ करने हैं तो हमारे दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी के साथ एक डिसीजन को लेना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी का मतलब मान लीजिए कि जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए उस डिसीजन को लेते समय, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो उसके बाद ही आप पावर शेयरिंग से रिलेटेड कोई भी चेंजेस अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारी कंट्री में कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है ये भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं और जो प्रोसीजर्स होती हैं उन पे अपनी नजर बनाए रखती है। कोई भी गड़बड़ होगी या कोई भी कानून को अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो जुडिशरी प्रॉपर स्टेप्स उसके ऊपर लेगी, प्रॉपर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडियन फेडरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में फेडरलिज्म को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, किस तरीके से फेडरलिज्म की प्रैक्टिस आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो हमको समझना होगा वो समझना होगा लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। दोस्तों 1947 1947 में जब हमारे भारत देश को अंग्रेजों से आजादी मिलती है तो हमारे देश की अगर हम बात करें तो जो बाउंड्रीज थी उसमें हमने बहुत ज्यादा चेंजेस किए इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, और हमने हमारे देश की बाउंड्रीज में चेंजेस कर करके कई सारी नए नए राज्यों को भी बनाया। और इन राज्यों को बनाने का जो बेसिस हमने देखा था वो किसके बेसिस पे हमने बनाया, लैंग्वेज के बेसिस पर और कल्चर के बेसिस पर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु में जनरली आपको ज्यादातर जो लोग मिलेंगे वो तमिल भाषा का यूज करते हैं, इसलिए हमने उस पर्टिकुलर एरिया की बाउंड्री को अलग कर दिया अगल बगल के राज्यों से, अगल बगल की स्टेट से, और फाइनली उस स्टेट का हमने नाम दे दिया तमिलनाडु। इसी तरीके से कर्नाटका अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया था। अब आंध्र प्रदेश में से आप जानते हैं कि तेलंगाना को भी हमने अलग कर दिया है। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर हमने राज्यों का डिवीजन कर दिया, अलग अलग स्टेट्स का डिवीजन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। तो सबसे अच्छी चीज जो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है वो ये है कि हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और अगर होती भी हमारे इंडिया में कोई एक नेशनल लैंग्वेज, तो जैसे कि आपने देखा था श्रीलंका में उन लोगों ने सिन्हला को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फाइनली सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो हमारे इंडिया में यही सबको देखते हुए हमारे जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनने कभी भी नेशनल लैंग्वेज की बात ही नहीं करी। उनने बोला हिंदी को आप हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज समझ लीजिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। हिंदी भाषा के साथ साथ 21 और भी दूसरी भाषा हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करी है। एंड जिस तरीके से हिंदी को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं आज हमारी पूरी कंट्री में, उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में भी उनकी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा, और इंग्लिश जो है हमारी, इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, और हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश को भी हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में। तो पहले पॉइंट में बताते हैं कि जब से हम लोगों ने सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को शेयर किया है हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म है वो बहुत मजबूत हुआ है। सेकंड पॉइंट में हमको बताते हैं कि 1990 के बाद से एक एरा स्टार्ट होता है जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म होने लगती हैं। गठबंधन का जो दौर है वो 1990 के बाद से शुरू हो जाता है, और फाइनली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है उनमें कई बार आपको गठबंधन भी देखने को मिला। गठबंधन मींस दो पार्टीज मिलके हाथ मिला लेती हैं और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म कर देती हैं। और इन्हीं सब के कारण कहीं ना कहीं आज का जो समय है ना उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को आसानी से डिसमिस कर दे। ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर दे, ठीक है, डिसॉल्व कर दे। तो इस तरीके से इन दो पॉइंट्स में सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भी कुछ बताया गया है। एक बार रिवाइज करते हैं कि जो हमने पावर शेयर करी है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसने हमारे देश में जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, उसको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है। 1990 के बाद से हमारे इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट से एक दौर चालू हुआ, गठबंधन का एक दौर चालू हुआ, दो पार्टीज आपस में हाथ मिला के गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती थी। और आज की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल है कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक मैनर से डिसमिस कर दे। तो आज की अगर हम बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशंस काफी अच्छे हैं और काफी फेडरलिज्म जो है हमारे इंडिया में वो काफी मजबूत हो चुका है। आगे देखते हैं।
दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में कि किस तरीके से हमने हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया है, विकेंद्रीकरण किया है, पावर्स को हम लोगों ने बांट दिया, आप सभी जानते हैं। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप, सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को ले लिया जाए और लोकल गवर्नमेंट्स को वो पावर को सौंप दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण इसको और हम बोल सकते हैं। तो 1992 के पहले की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी लोकल बॉडीज हुआ करती थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर काम करती थी, मतलब वो अपने डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट से बिना कंसल्ट करे नहीं ले पाती थी। एंड रेगुलर इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड, रेगुलर इलेक्शंस देखने को नहीं मिलते थे। लोकल बॉडीज की बात करें तो उनके पास उनके खुद के रिसोर्सेस नहीं थे, उनकी खुद की पावर्स नहीं हुआ करती थी, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहा करता था। एंड दोस्तों 1992 के बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके थर्ड टायर की स्टार्टिंग कर दी डेमोक्रेसी में, जिससे हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो और ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो गई। इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे फैसले लिए। हमने क्या फैसला लिया हम आप देख लेते हैं। हमने बताया कि इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, पंचायत वगैरह जो भी थी, है ना, पंचायत हो गई और हमारी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह हो गई, वहां पे भी रेगुलर इलेक्शंस आपको करने होंगे। सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और हमने वुमेन के लिए भी 1/3 पोजीशन को फिक्स कर दिया कि 1/3 पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही जाके बैठ पाएगी। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट, और हर स्टेट में इलेक्शन को कराने के लिए फाइनली स्टेट इलेक्शन कमीशन का हम लोगों ने गठन कर दिया। क्योंकि नेशनल इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि वो अलग अलग स्टेट्स में जाके इलेक्शन की प्रोसेस को सक्सेसफुली कंडक्ट करे। तो हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को फाइनली बना दिया अलग अलग स्टेट्स में। And the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. And finally, state governments को ये ऑर्डर दे दिया गया कि आपको अपनी कुछ पावर्स को और कुछ रेवेन्यू जो आप लोग कलेक्ट करते हैं आपकी पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन से, तो वो लोकल गवर्नमेंट को बांट दी जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने विकेंद्रीकरण किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया गया। पंचायत आपको अलग देखने को मिलती है, म्युनिसिपैलिटीज अलग देखने को मिलती है। पंचायत में भी रेगुलर इलेक्शंस को हेल्ड कराया जाता है, म्युनिसिपैलिटीज में भी रेगुलर इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और इनकी कुछ पावर्स भी बिल्कुल हमने सेपरेट इनको प्रोवाइड कर दी है, और इनका रेवेन्यू भी इनको टाइम टाइम पर दे दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और जिसको हम लोग नॉर्मली पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। सो इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। एक अगर गांव की बात करें, सिर्फ एक सिंगल अगर विलेज की बात करें, तो एक सिंगल विलेज में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत ले सकती है। तो जिस तरीके से ग्राम पंचायत सिर्फ एक गांव के लिए काम करती है, उसी तरीके से एक होती है हमारी पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत से बड़े लेवल पे होती है। तो पंचायत समिति एक साथ बहुत सारे गांव की जिम्मेदारियों को निभाती है। एक पंचायत समिति की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत को हम लोगों ने ग्रुप कर दिया है और एक साथ हमने फॉर्म किया है पंचायत समिति। और इस पंचायत समिति को कई बार हम लोग ब्लॉक और मंडल भी बोला करते हैं। पंचायत समिति से भी बड़ी अगर कोई चीज होती है तो वो होती है जिला परिषद। इस जिला परिषद में क्या होगा, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद। एक शहर की अगर हम लोग बात करें, एक जिले की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग अगर बात करें भोपाल डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारा भोपाल जो हमारी कैपिटल है, अगर हम भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आने वाली जितनी भी पंचायत समिति हैं तो वो पंचायत समिति किसके अंडर में आएंगी, जिला परिषद के अंडर में आएंगी। और पंचायत समिति के अंदर भी बहुत अलग अलग गांव होते हैं और उन अलग अलग गांव की अकेली जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो उन पर्टिकुलर गांव की जो पंचायत होती है वो निभाती है। तो इस तरीके से रूरल लोकल गवर्नमेंट में 3 टायर आपको देखने को मिलते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। एंड जिला परिषद जो होता है वो सबसे बड़ा लेवल होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट में। चलिए अब हम बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो जिस तरीके से अगर हम लोग किसी गांव की बात करें, किसी रूरल एरिया की बात करें, तो वहां पे हम लोगों को देखने को मिलती है ग्राम पंचायत।
तो उसी तरीके से अगर हम लोग किसी शहर की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी म्युनिसिपैलिटीज। और अगर बहुत ही बड़ा शहर है, एक बहुत बिग सिटी है, तो म्युनिसिपैलिटीज को हमने और बड़ा कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों को ही इलेक्टेड बॉडीज कंट्रोल करती हैं। इन इलेक्टेड बॉडीज में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग ही वोट देकर चुनते हैं, ये हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेगा। म्युनिसिपैलिटी में जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन। बड़े शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसका जो पॉलिटिकल हेड होगा वो होगा हमारा मेयर। तो ये था अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो फिलहाल इतना ही इस चैप्टर में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है फेडरलिज्म के बारे में। अब हम सब जानते हैं किस तरीके से पावर को शेयर किया गया और इंडिया में किस तरीके से फेडरलिज्म को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही हमको सीखने को मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।